हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उर्दू पेडागोजी के आज के इस क्लास के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 की बात हो या फिर पेपर 2 की बात हो, चाहे आप लैंग्वेज 1 में उर्दू चूज़ किया हो, चाहे आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू चूज़ किया हो। मतलब कि उर्दू के सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं होता है, जो पेपर 1 में पढ़ना है वही चीज़ पेपर 2 में पढ़ना है। तो आज का ये क्लास और ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है ना। इस टॉपिक को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाकर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से समझेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और किसी भी तरह का क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से तो आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे, इतना बारीकी से और डीपली जाकर पढ़ेंगे। अब डीपली जाने का मतलब ये नहीं कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है वो भी पढ़ो, जी नहीं। क्या पढ़कर फ़ायदा होगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है? अभी बाकी सब्जेक्ट कम है कि हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज रखें। हाँ, अगर गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं तब एक्स्ट्रा नॉलेज रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। और इन द लास्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में ही अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दे। चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो आज के इस वीडियो को आप अपने स्टेटस में ज़रूर लगा दें। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। उर्दू पेडागोजी के आज के इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम डीपली और विस्तार से, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस टॉपिक का नाम है हक़ तालीम का एक्ट 2009। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और हिंदी में कहेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसा कि इस टॉपिक को उर्दू ज़बान में भी पढ़ना है, हिंदी ज़बान में भी पढ़ना है और इंग्लिश ज़बान में भी पढ़ना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हक़ तालीम का एक्ट 2009। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी एक ज़बान में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा में समझना आसान होता है, हिंदी ज़बान में पढ़ लिए, और वो क्या सोचते हैं कि हिंदी ज़बान में तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पढ़ लिया हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी वगैरह, रूल्स वगैरह तो समझ ही लिया हूँ, अब मुझे उर्दू और इंग्लिश में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आसानी से आंसर बता दूंगा। ऐसी बेवकूफ़ी और ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि किसी एक ज़ुबान में पढ़ लिए और सोच रहे हैं कि बाकी में तो क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप तो किसी एक ज़ुबान में पढ़े ना, जैसे कि हिंदी ज़ुबान, हिंदी भाषा में आप इस टॉपिक को पढ़ लिए हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान में तो नहीं पढ़े हैं ना कि इस टॉपिक को उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं और किस तरीके से उर्दू ज़ुबान में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ये चीज़ सही है, ये बात सच है कि जो चीज़ आपको उर्दू में पढ़नी है वो चीज़ हिंदी में भी पढ़ी है और इंग्लिश में भी पढ़ी है, लेकिन लैंग्वेज तो चेंज हो रहा है ना। अब अलग अलग लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, और उर्दू ज़ुबान में इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग इस टॉपिक को एकदम डीपली समझेंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूँगी, ताकि उर्दू आप लोगों को टफ ना लगे, जितना हो सके उतना आसान आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। तो हक़ तालीम का एक्ट 2009 आखिर ये है क्या, इसको समझने से पहले हम लोग एक डेट की तरफ चलते हैं। 12 दिसंबर 2002। 12 दिसंबर 2002 की बात है, जब हमारे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उर्दू में कहते हैं भारतीय संविधान को हिंदुस्तानी आइन, याद रखना है। तो 12 दिसंबर 2002 के दिन हमारे हिंदुस्तानी आइन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन को उर्दू में क्या कहते हैं, तरमीम कहते हैं, याद रखिएगा। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत जो भाग 3 है ना, भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकार हमें देता है, हर भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है, यानी कि फंडामेंटल राइट मिला है, मूल अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट वे राइट होते हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जैसे कि हमें अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, यानी कि कोई हमें मार नहीं सकता है, हमारी हत्या नहीं कर सकता है। अगर कोई हत्या करने की कोशिश करेगा तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंडर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई हमारी हत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। यहाँ तक कि हम खुद अपनी हत्या नहीं कर सकते, हम अपनी जान नहीं ले सकते हैं, हम अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे तो अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी के तहत आपको जो है ना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो
आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका एक फंडामेंटल राइट होता है। तो भाग 3 में जो है ना मूल अधिकार की बात की गई है कि कौन कौन से हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं। तो भाग 3 में ही आर्टिकल 21 है, 21 यानी कि अनुच्छेद 21। 21 हमें क्या देता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि ज़िंदगी जीने और हमें अपनी पर्सनल चीज़ें छुपाने की स्वतंत्रता देता है, जैसे कि पासवर्ड वगैरह। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ही क को जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21 में क पॉइंट को जोड़ दिया गया, जिसके तहत तालीम यानी कि शिक्षा लेने का अधिकार जो है ना एक मूल अधिकार बन गया, यानी कि एक हम लोग का फंडामेंटल राइट बन गया। यानी कि शिक्षा लेने का जो अधिकार है ये हमारा मूल अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको आर्टिकल 21 के क में जोड़ दिया गया। और यहाँ पर देखिए मैं लिख दी हूँ FR यानी कि फंडामेंटल राइट, तालीम लेने का हक हम लोग का बुनियादी हक यानी कि फंडामेंटल राइट है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, हमारे घर वाले भी नहीं छीन सकते, ये हमारा हक है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अगस्त 2009 की बात है। अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से एक बिल की मंजूरी मिली थी, यानी कि पार्लियामेंट संसद से एक बिल विधेयक पास हुआ था। और देखिए जब कोई बिल यानी कि विधेयक संसद से पास हो जाता है ना, जैसे कि राज्यसभा से पारित हो गया, ठीक है, और लोकसभा से पारित हो गया, यानी कि संसद से कोई बिल पारित होने के बाद अब वो बिल नहीं रहता, अब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एक्ट यानी कि अधिनियम। कोई भी बिल, कोई भी विधेयक अगर संसद से पारित हो गया, उसको मंजूरी मिल गई, तो अब वो बदल जाता है एक्ट में यानी कि अधिनियम में। तो जब ये अगस्त 2009 में ये बिल की मंजूरी मिल गई यानी कि पार्लियामेंट से ये बिल पारित हो गया, तो ये बदल गया एक्ट में। और ये वही एक्ट था, वही अधिनियम था जो कि अभी हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। क्या नाम था इस एक्ट का, हक के तालीम का एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 2009 क्यों लगा है, क्योंकि ये अगस्त 2009 में ही संसद से पारित हुआ था, लेकिन इसको अप्लाई किया गया अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 से जो है ना इस अधिनियम को यानी कि इस एक्ट को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। तो देखिए लिख दिया गया है पूरे भारत में एक्सेप्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में इसको नाफिज कर दिया गया, यानी कि लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है पूरे देश भर में लागू हो गया। ठीक है, और भारत यानी कि हिंदुस्तान जो है ना हम लोग का प्यारा सा इंडिया, वो RT नाफिज करने वाला 135वां मुल्क बन गया। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, हक के तालीम का एक्ट, जिसको हम लोग RT एक्ट भी कहते हैं। तो RTE 2009 ये जो एक्ट है ये लागू करने वाला जो भारत है वो 135वां देश बना था, 135वां मुल्क बना था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं कि आखिर ये इस एक्ट में कहा क्या गया था और आखिर ये एक्ट है क्या। ठीक है, यानी कि हक के तालीम का एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आखिर ये है क्या, समझिए। हक के तालीम का एक्ट ये एक ऐसा एक्ट है जो 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक देता है। अब ज़रा इसको आराम से समझते हैं। हक के तालीम, देखिए नाम ही में हक और तालीम यानी कि शिक्षा, शिक्षा का अधिकार देता है हमें। ये जो एक्ट है ये एक ऐसा एक्ट है जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है। कितने से कितने वर्ष के आयु के बच्चों को, तो 6 से 14, यानी कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, 6 से 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को ये जो एक्ट है वो शिक्षा लेने का अधिकार देता है कि वो मुफ्त और लाजमी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। यानी कि मुफ्त मतलब फ्री और लाजमी मतलब अनिवार्य, मतलब लेना ही लेना है, मतलब वो शिक्षा का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, किसी भी स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे। ठीक है, फ्री और कंपलसरी, ये दोनों लफ्ज़ याद रखिएगा, मुफ्त और लाजमी, यानी कि फ्री और कंपलसरी, यानी कि शिक्षा लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, अनिवार्य है। तो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक जो है ना, ये हक के तालीम का एक्ट 2009 बच्चों को देता है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, लाजमी है और वो मुफ्त में शिक्षा ले सकते हैं। अब देखिए तमाम सरकारी स्कूलों में एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ना, यानी कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक का जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री यानी कि मुफ्त कर दी जाएगी। यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा है 1 से लेकर 8वीं क्लास तक का, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, कोई फ़ी वगैरह नहीं लगेगा, ना ही एडमिशन फ़ी। ठीक है, बिल्कुल फ्री और मुफ्त कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर एक छूट दिया गया था माजूर यानी कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको छूट दिया गया था 4 साल का, मतलब कि वो 6 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के भी हैं तो भी उनको जो है ना फ्री
में शिक्षा दी जाएगी, फी वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी पॉइंट है इस एक्ट के याद रखने वाला, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट जो है ना EWS के लिए होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के लिए 25%। ये प्राइवेट स्कूल की बात की जा रही है। सरकारी स्कूल तो फ्री है, ऑफकोर्स फ्री, कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, और ये भी एक्ट अधिकार बच्चों को देता है कि बच्चे जो है ना जिस स्कूल में चाहें, उनका मन जिस स्कूल में करे एडमिशन लेने की, वो जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल में जो है ना किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगा। स्कूल वाला जो है ना किसी भी तरह का कोई टेस्ट या फिर एग्ज़ाम नहीं लेगा, उसको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। ठीक है, बच्चा जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और प्राइवेट स्कूल की बात की गई है कि प्राइवेट स्कूल में 25% सीट जो है ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात किया गया है कि उम्र के मुताबिक जमात में दाखिला देकर उन्हें खुसूसी तरबियत दी जाए, यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें उम्र के यानी कि एज के हिसाब से जो है ना क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए। टेस्ट वगैरह या फिर एग्ज़ाम वगैरह लेकर क्लास में एडमिशन नहीं लेना है। किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट या फिर एग्ज़ाम लेकर एडमिशन सरकारी स्कूल वाला आप लोग देखे भी होंगे नहीं देता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और वो उम्र के मुताबिक यानी कि एज के मुताबिक। अब मान लीजिए कोई बड़ा बच्चा हो गया है और उसकी पढ़ाई छूट गई 4-5 साल और उसकी उम्र बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पीछे के क्लास में ही एडमिशन दे देंगे। उम्र के हिसाब से जो है ना उसको क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए, और फिर उसको एक खसूसी तरबियत मतलब स्पेशल क्लास देकर इस तरीके से उसको मतलब पढ़ाया जाए कि बाकी जितने भी बच्चे हैं उसके लेवल तक ला दिया जाए। मतलब भले ही उसका उम्र बढ़ गया है, उसको पिछले क्लास में नहीं डालना है, उम्र के हिसाब से उसको क्लास में डालना है। और अगर वो पढ़ा नहीं है, उतना पीछे रह गया है, तो फिर उतना पढ़ा कर उसको बाकी सभी स्टूडेंट के, बाकी सभी बच्चों के बराबरी में लाना है। ठीक है, उसके बाद से आगे कहा गया है कि माजूर तलबा के स्कूल तक आमद और रिफत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, यानी कि जो माजूर तलबा है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके आने जाने की जिम्मेदारी जो है ना स्कूल तक आने जाने की जो जिम्मेदारी वो हुकूमत यानी कि गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, और उसके बाद से हालांकि ज़मीनी तौर पर तो ये होता नहीं है, रियलिटी देखी जाए तो दाखिला के वक्त टेस्ट या फिर जाती इम्तहान नहीं लिया जाएगा, यानी कि एडमिशन अगर आप सरकारी स्कूल में लेते हैं तो उस वक्त किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट या फिर कोई भी जाती इम्तहान एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा और किसी भी तरह का कोई फ़ी भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बच्चों को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, ठीक है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप बच्चों को जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकली, ज़हनी यानी कि आप मेंटली और जज्बाती यानी कि इमोशनली किसी भी तरह का कोई भी हरासमेंट नहीं कर सकते हैं, सज़ा भी नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ याद रखें, यानी कि बच्चों को मारने पीटना तो आसान है, मार पीट कर आप उसे डरा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उसे सही तरीके से ट्रीट करके आप उसे समझाएं। ठीक है, ये टफ़ हो जाता है और यही टफ़ काम टीचर नहीं करना चाहते हैं। मारना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं, तो किसी भी तरह का आप फिज़िकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं या फिर आप उसे किसी इमोशनली या फिर जो है ना मेंटली उसको हैरेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्ट जो है ना बात ही करता है टीचर और स्टूडेंट के लिए, मतलब कि एज अ टीचर यू आर गोइंग टू बी टीचर, सो एज अ टीचर आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों के ऊपर, एंड बच्चों के कौन कौन से राइट यानी कि अधिकार बनते हैं अपने शिक्षा को लेकर, यही बात इसमें कही गई है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, और ये सारे बात बताए गए हैं। प्राइवेट ट्यूशन जो है ना, अगर जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं आप लोग देखे होंगे, सरकारी टीचर, वो अलग से प्राइवेट ट्यूशन भी देते हैं बच्चों को, तो ये मना किया गया है कि प्राइवेट ट्यूशन आप नहीं दे सकते अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं तो। ठीक है, और उसके बाद से बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए NCPCR ये आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ताकि ये जांच कर सके कि जितने भी सरकारी स्कूल के काम हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी तो हो नहीं रहा है। ये चीज़ की जांच के लिए जो है ना, यानी कि बच्चों के हुकूक यानी कि उनके अधिकार की रक्षा के लिए ये जो है ना गठन किया गया था इस संगठन का NCPCR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वीं जमात तक फेल ना करने की पॉलिसी जो है ना ये अपनाना है। ये एक्ट जो है ना खुद कहता है, 2009 में ये एक्ट पारित हुआ था। ये अधिनियम कहता है कि आप 8वीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो पढ़ने में कमज़ोर है तो उसका हौसला अफजाई कीजिए कि हाँ तुम कर सकते हो, उसको जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ाइए, प्रिपेयर कराइए। ठीक है, लेकिन फेल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 8वीं जमात
तक जो है ना अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने का हक दिया गया है बच्चों को। यानी कि बच्चों को ये हक है कि 8वीं क्लास यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 8वीं क्लास तक वो अपनी मातृभाषा में जो है ना अपनी मातृभाषा में तालीम हासिल कर सकता है, शिक्षा ले सकता है। ठीक है, ये एक्ट कहता है कि जिस एरिया में बच्चे रह रहे हैं और उस एरिया में, उस गांव में जिस तरह की ज़बान बोली जा रही है उसी ज़बान में यानी कि अपनी भाषा में टीचर को पढ़ाना है, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। अब आप इंग्लिश लगे बोलने तो वो तो नहीं जानता है ना बच्चा, उसका मातृ ज़ुबान मान लेते हैं भोजपुरी है, ठीक है, तो वो नहीं जानता है इंग्लिश, तो उसको क्या समझ में आएगा। तो यही कहा गया है कि 8वीं क्लास तक उसको अपनी मादरी ज़बान में जो है ना अपनी मातृभाषा में पढ़ाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर और कुछ रूल्स है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल जो है 1 to 5 के लिए वो इंसानी आबादी यानी कि गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और अभी तो काफ़ी मतलब एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया गया है, काफ़ी मजबूत धीरे धीरे होते जा रहा है, तो काफ़ी देखने में खुशी भी हुई कि चलो एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल जितने भी हैं वो इंसानी आबादी यानी कि गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मिडिल स्कूल की बात की जाए 6 to 8 की, तो फिर वो इंसानी आबादी यानी कि गांव से जो है ना 3 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम होनी चाहिए, 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं। ठीक है, और तलबा और उस्ताद का तनासुब भी पेश किया गया है, यानी कि रेशियो कितना होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कितने टीचर की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अगर प्राइमरी सतह पर है यानी कि 1 to 5 के लिए 1:30, यानी कि अगर 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट है तो एक टीचर की ज़रूरत होगी प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए। और अगर मिडिल सतह पर यानी कि बात करें 6 to 8 के लिए तो 35 बच्चों पर एक टीचर चाहिए, क्योंकि 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े होशियार हो जाते हैं, तो उनको संभालना काफ़ी आसान होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दिमाग ख़राब करके रख देते हैं, तो उनको संभालना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो 30 बच्चों पर एक टीचर प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए 35 बच्चों पर एक टीचर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बच्चे 200 से ज़्यादा हो जाते हैं, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है 1 to 5 वालों की, अगर बच्चे 200 से ज़्यादा हो गए ना तो फिर ये रेशियो बढ़ जाता है, 40 बच्चों पर एक टीचर जो है ना रखा गया है। यानी कि 200 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो 40 बच्चों को संभालने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाता है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या मान लीजिए 60 है, तो बताइए टीचर कितने चाहिए उन बच्चों को हैंडल करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ऑफकोर्स आप बता सकते हैं 30 बच्चों पर एक टीचर चाहिए, तो 60 बच्चों पर कितना, 2 टीचर। तो जिस ऑप्शन में 2 टीचर दिखाई दे उसको टिक कर दीजिए। अगर 60 से ज़्यादा हो रहा है तो 3 टीचर चाहिए होगा। मान लीजिए बोल दिया कि 65 बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, तो बताइए टीचर की कितनी आवश्यकता है। तो पहले तो 30 पर एक टीचर की ज़रूरत थी, 60 पर 2 टीचर, और 60 से ज़्यादा है 65 है ना, तो तीन टीचर की ज़रूरत होगी। अगर 60 से एक्स्ट्रा हो गया तो 3 टीचर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टीचर, जिस भी ऑप्शन में 3 दिखाई दे उसको टिक कर दीजिए। 3 उस्ताद, 3 मुअल्लिम। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। पढ़ाने का वक्त क्या होगा, कितने देर तक आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दर्जा 1 to 5 के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए 200 दिन एक साल में, 200 डे पर ईयर, दिन की बात की गई है कि एक साल में कितने दिन पढ़ाना है, तो 200 दिन पढ़ाना है। घंटा की बात करें तो 800 घंटा। हफ्ता की बात करें तो एक हफ्ता जो है ना, एक सप्ताह बोलिए, एक हफ्ता की बात की जाए अगर, तो एक हफ्ता में आपको 45 घंटे। इसी को जब आप हफ्ता में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि एक साल में 800 घंटे की बात की गई है कि एक साल में बच्चों को 800 घंटा पढ़ाना है, तो हफ्ता में डिवाइड कर दीजिए। हफ्ता में, एक हफ्ता में कितना घंटा, तो 45 घंटा। ठीक है, और अगर दर्जा 6 to 8 की बात की जाए यानी कि क्लास 6 to 8 मिडिल लेवल की, तो फिर हो जाएगा 220 दिन पर ईयर, यानी कि एक साल में आपको 1000 घंटा पढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 to 8 के लिए पढ़ाने का ये टाइमिंग बताया गया है। और उसके बाद से उस्ताद का फरीज़ा, यानी कि आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका कौन सा फ़र्ज़ बनता है बच्चों के ऊपर। पहला क्या बताया गया है, उस्ताद जो है ना स्कूल जाने में बाकायदगी और वक्त की पाबंदी करे। यानी कि जितने भी टीचर हैं, अगर आप टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर बन गए, तो स्कूल जाने में बाकायदगी और वक्त की पाबंदी की, यानी कि कायदे के साथ जाए, जो भी आपका क्या बोल यूनिफॉर्म है वो पहन कर जाए, और उसके बाद से वक्त की पाबंदी रखे, समय पर जाए, और निसाब को चलाने और एक मखसूस वक्त पर मुकम्मल करने
का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको अच्छे से निभाना है, यानी कि आप सिलेबस को स्टार्ट कीजिए, पढ़ाना शुरू कीजिए और समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट भी होना चाहिए। दोस्ताना और तिफ़्ल मरकोज़ अंदाज में सिखाना, यानी कि जब आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को कुछ सिखा रहे हो तो दोस्ताना माहौल होना चाहिए, दोस्त की तरह बात करें, बच्चों को सिखाएं। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कितना हाई फाई टीचर है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी ऐसे बोल रहे हैं जिससे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को बच्चा क्या ही सीखेगा। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ कराइए, दोस्ताना माहौल बनाइए, खेल कूद में सिखाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक्टिविटीज़ करवा कर बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए, इस तरह बच्चे सीखेंगे। ठीक है, हालांकि देखिए ये एक्ट जो है ना 2010 से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। और टीचर, इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी के सरकारी स्कूल के टीचर हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक फ्यूचर टीचर हैं, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला 1-2 साल ऐसा होगा ना कि सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल को कंपेयर किया जाएगा। पहले अभी क्या लोग समझते हैं सरकारी स्कूल है, अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्राइवेट स्कूल को दिया जाता है। लेकिन आने वाला 1-2 साल जो है ना, काफ़ी बदलाव होगा। आने वाले 1-2 साल में सरकारी स्कूल जो है ना एकदम प्राइवेट की तरह लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग होंगे उस तरह के स्कूल में। आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ टीचर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये था हक़ तालीम का एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, RTE 2009 कह सकते हैं आप। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आई होप आप लोग को उर्दू में समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आप लोग को जानना था। ये आप लोग आसानी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, मोबाइल में सेव कर लेंगे, और मोबाइल में सेव करके नहीं रखना है, अपने माइंड में सेव करके रखना है। ये हर एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ताकि क्वेश्चन पूछे तो आप लोग छोड़ कर नहीं है। बस इतना ही था हक़ तालीम का एक्ट 2009 में। ठीक है, अब कोशिश की जाएगी कि इसका जो नेक्स्ट क्लास हो उसमें जो भी टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊँ और भी बेहतरीन ढंग से और ट्रिक के साथ आप लोग को बताया जाए। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, स्टेटस ज़रूर लगा दे। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज के सीटेट उर्दू पेडागोजी की क्लास में हम लोग हक़ तालीम का एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 को हम लोग समझे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, और बाकी जो कुछ भी समझाया गया अगर समझ में आया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ताकि हमें तसल्ली मिले, संतुष्टि हो कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, और बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सीटेट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।